5 अगस्त 2019 को भारत ने होचे अटकंडे और जारियत करके कश्मीर की जो मुतनाज़ हैसियत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की आर्टिकल 370-35A को। एक पूरी वादी को मबहूस रखा हुआ है, एक पूरी वादी जो है वो जेल में तब्दील कर दी है। कि अभी तक क्या इंटरनेशनली ये आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों नहीं पहचानी जा रही? हर साल हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो मसला वहीं का वहीं है। मकबूजा कश्मीर में ये रेफरेंडम हुआ, ये फैसला करने की इजाज़त हुई कि वो कहाँ किस रियासत के साथ रहना चाहते हैं। 99.9 लोग जो हैं पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। आपको क्या लगता है इन 3 साल में क़यादत ने खान साहब की रिहाई के लिए क्या की? पार्टी तकसीब है, सारे लोग जो हैं वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और किसी को इस बात से गर्ज नहीं है कि खान साहब निकलते हैं कि नहीं। सवाल ये है कि लोग खान साहब को तो शायद पसंद करते हों, लेकिन एंटी स्टेट बयानिए को नहीं पसंद करते। और मुलाकात होनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ, लेकिन खान साहब को भी तो अकल करनी चाहिए कि मुलाकात के बाद वो बात नहीं कहनी। हुकूमत की सफ़ों में इर्ताश ज़रूर है, पीपल्स पार्टी ने खुलकर बयान दिया, अभी तक नून लीग की मरकज़ी क़यादत की तरफ से बयान नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाजरीन। आज प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस तरह से करना चाहूँगी, जो मिट गए वफ़ा में वो आज भी ज़िंदा हैं, जो डर गए जुल्म से वो नाम के ज़िंदा हैं। ज़मीन छीनी जा सकती है मगर इरादे नहीं, जुल्म बढ़ सकता है मगर हमेशा रह नहीं सकता। कश्मीर एक ख़ित्ता नहीं, कश्मीर एक इंसानियत का इम्तिहान है और पाकिस्तान उसका वकील है। आज योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और हमने देखा है कि पाकिस्तान हर साल जो है दुनिया भर में कश्मीर की आवाज़ इसी तरह से उठाता है। पाकिस्तान में जो है वो आज रैलीज़ का इनेकाद भी किया गया, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ आज 5 अगस्त भी है और इमरान खान साहब को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं जेल में, और आज तहरीक इंसाफ का जलसा भी है। अवाम उनसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या ऐलान करते हैं, ज़रा इस पर बात करेंगे। और कितनी जगह जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैलीज निकाली गई है। प्रोग्राम के आखिर में जाके बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब के बयान ने सियासी हलचल तो मचा दी है, लेकिन अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था इस हुकूमत को के जाने का। अब आज अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो अपनी घड़ियां रीसेट करना स्टार्ट हो गए हैं। वो सारा मामला क्या है? और सुहेल वड़ाइश ने भी कॉलम लिखा है अकल, इज्जत और जुर्रत। इस हवाले से ज़रा बात करेंगे कि उन्होंने ये कॉलम क्यों लिखा और मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद अब आगे क्या पेशरफ्त हुई है। इन्हीं मौज़ूआत पे आज बात होगी। वेलकम टू द शो हमारे साथ। सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से बात कर लेते हैं। योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को भारत ने होचे अटकंडे और जारियत करके कश्मीर की जो मुतनाज़ हैसियत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की आर्टिकल 370-35A को। इसके ऊपर अब अमार साहब आप क्या समझते हैं कि इंसानी, समाजी और सियासी असरात क्या मुरतब होंगे? देखिए, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर एक बहुत बड़ी इंसानी अलमिये में तब्दील हुई वादी बन गई है। वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ लोगों को मैसर नहीं है। वहाँ पर जिस तरह का खौफ और हिरास का माहौल है उसका तसव्वुर भी नहीं किया सकता। जिस शिद्दत के साथ और जिस तादाद में भारतीय फ़ौज वहाँ पर मज़ालिम कर रही है उसकी दुनिया में शायद कोई मिसाल ना हो। भारत ने जो आज से 7 साल पहले जो जुल्म किया उसके ऊपर सारी दुनिया में सदाएँ उठ रही हैं। पाकिस्तान ने हर तरह से सिफारती तौर पर, अखलाकी तौर पर अपने कश्मीरी भाइयों की मदद का फ़ैसला किया है। हर मौके पर हम आवाज़ उठाते हैं। बुनियादी तौर पर 2 जज्बे हमारे लिए बहुत अहम है। एक तो कश्मीरियों से मोहब्बत, और वो मोहब्बत एक अटूट अंग है, और दूसरा उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस जबर के ख़िलाफ़, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जहाँ जो भारतीय फ़ौज, भारतीय हुकूमत कश्मीर के अंदर कर रही है। आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर माहौल कैसा है, आज़ाद कश्मीर में माहौल कैसा है और मकबूजा कश्मीर में माहौल कैसा है। वहाँ पे कोई लड़की, कोई खातून अपने घर से इस खदशे खौफ के बगैर नहीं निकल सकती कि अगले मरहले पर भारतीय भेड़िए उसके साथ क्या सलूक हो। आपको अगर कहीं सब्ज़ी लेने भी जाना है, थानों में थाने वाले आपके पीछे रहते हैं, इंटरनेट वहाँ पर बंद है। एक पूरी वादी को मबहूस रखा हुआ है, एक पूरी वादी जो है वो
जेल में तब्दील कर दी है। लेकिन सलाम पेश करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए उन दलेर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को जो आज भी अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं और इसका खराज भी देते हैं। जी। भारतीय हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं करती तो बड़ा सख्त उन्हें खराज देना पड़ता है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर कश्मीरियों के हक़ में कोई आवाज़ उठेगी तो उसका मंबा और मरकज़ और महवर पाकिस्तान होगा। वो जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का वकील है, तो अमर साहब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी कश्मीर का जो मसला है वो हल तो होना ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या इंटरनेशनली ये आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों नहीं पहचानी जा रही? हर साल हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो मसला वहीं का वहीं है। यूँ लगता है कि दुनिया का ज़मीर कश्मीर के मामले पर सो गया है। वो जो चीखें, वो जो कराहें हैं, वो जो पुकार है कश्मीर के मज़लूमों की, वो आलमी अदालतों तक नहीं पहुँच रही। वरना हक़ खुद इरादियत उनका हक़ है, उसके बारे में उन्हें फ़ैसला करने की कई सहूलत मुहैया करनी चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जिस वक्त ये मकबूजा कश्मीर में ये रेफरेंडम हुआ, ये फ़ैसला करने की इजाज़त हुई कि वो कहाँ किस रियासत के साथ रहना चाहते हैं, 99.9 लोग जो हैं पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत बेइंतहा है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में उनके लिए आवाज़ उठाई है और उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त में अगर कोई मुल्क उनके काम आएगा तो वो पाकिस्तान है। हमारा रिश्ता मोहब्बत का भी है, हमारा रिश्ता बरादराना भी है, हमारा रिश्ता मुखलिसाना भी है। तो हम इस रिश्ते में बहुत आगे चले गए हुए हैं और इंशाअल्लाह जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की काविशें हैं, जो पाकिस्तान की मेहनत है, वो रायगा नहीं जाएगी और मज़लूम के साथ जो जुल्म हुआ है उसका नतीजा आएगा और भारतीय हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अमर साहब, अब उस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो आज से 3 साल पहले एक चीज़ हुई कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और 3 साल हो गए आज उनको जेल में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि हमेशा से तहरीक इंसाफ ने एक ही नारा लगाया कि हम खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च हुए उस दौरान, कई रैलियाँ निकली, लोगों के साथ जुल्म हुआ उसमें। आपको क्या लगता है इन 3 साल में क़यादत ने खान साहब की रिहाई के लिए क्या किया? पहले ये बात कर लेते हैं कि खान साहब को जेल में होना चाहिए कि नहीं। जी। मेरे ख़्याल में सियासी रहनुमाओं को पहले भी जेल हुई है। कोई ना कोई रास्ता निकाल के इमरान खान की कैद ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कि वो सियासी रहनुमाओं को इतनी देर नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई आगे बेहतरी कैसे नहीं हो सकी, और वो हट धर्मी की वजह से, खान साहब की और उनकी पार्टी की हट धर्मी की तरफ से। उन्हें शायद अब खान साहब से इतना मतलब नहीं रहा। वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाकर ज़्यादा खुश रहते हैं। हमने दरमियान में कई मौक़े ऐसे देखे जब खान साहब से मुलाकातें होती थी, लेकिन साथ ही उनके ट्विटर पर जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान बयानिया आता था, उसकी वजह से खान साहब जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस गेन कर सकते थे। मुश्किल सारे सियासी लीडरों पर आई है, लेकिन वो स्पेस गेन करते हैं, मुश्किल का हल निकालते हैं। लेकिन खान साहब, मुझे यूँ लगता है, और उनकी पार्टी उनके लिए हर दरवाज़ा बंद करती जा रही है। उनकी पार्टी की जानिब से कोई बहुत बड़ी काविश नहीं हुई। किसी ज़माने में अली अमीन गंडापुर थे और वो लगता था कि वो लश्कर कुशाई करेंगे, लेकिन उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। सुहेल आफरीदी आए तो उन्होंने नारे बड़े लगाए, लेकिन उनके नारे टिकटॉक तक महदूद हैं, उसका अमली तौर पर कोई ज़्यादा रद्द अमल या कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो पार्टी तकसीब है, सारे लोग जो हैं वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और किसी को इस बात से गर्ज नहीं है कि खान साहब निकलते हैं कि नहीं। स्टेक होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्हें पता है कि अगर खान साहब बाहर निकल आए तो शायद उनकी चौधराहट ख़त्म हो जाए। इन स्टेक होल्डर में इमरान खान की बहनें भी हैं, इन स्टेक होल्डर में सुहेल आफरीदी भी हैं, इन स्टेक होल्डर में वो बहुत से वज़रा भी हैं जो खान साहब के नाम पर कमाइयाँ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 3 साल खान साहब जेल में हैं, खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? देखिए, जेल सियासी कायदीन को मारूफ करती है, मशहूर करती है और सियासी तौर पर उन्हें फ़ायदा देती है। खान साहब जब भी निकलेंगे उनको ज़रूर एडवांटेज होगा, लेकिन सवाल ये है कि लोग खान साहब को तो शायद पसंद करते हों, लेकिन एंटी स्टेट बयानिए को नहीं पसंद करते हैं। और इस हवाले से जितनी 9 मई के हवाले से बात हो चुकी है, अगर खान साहब वो बात दोबारा दोहराएंगे
تو قوم ان کو ریجیکٹ کر دے گی۔ خان صاحب کو اپنے لیے سپیس خود پیدا کرنی پڑے گی، اور انہیں اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ اپنے لیے سپیس پیدا کرنے کا اس ریاست میں کیا طریقہ ہے۔ بیانیہ تبدیل کرنا ہوگا۔ آج بیرسٹر سیف بہت ٹائم کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں کی جائیں یا ان سے ہماری ملاقات کروا دی جائے۔ تو کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہوگی اب؟ کیونکہ بیرسٹر فواد چودھری بھی تھی ان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی میں بہت کم سمجھدار ذہین لوگ ہیں، بیرسٹر سیف ان میں سے ہیں، وہ سمجھداری عقل کی بات کرتے ہیں، اور ملاقات ہونی چاہیے، میں تو بالکل اس بات پہ ایگری ہوں، لیکن خان صاحب کو بھی تو عقل کرنی چاہیے کہ ملاقات کے بعد وہ بات نہیں کہنی، پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی۔ اب ملاقات اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، خود اپنے دروازے پہ تالے لگایا نا، ریاست کو مجبور کیا ہے۔ ہم جن حالات میں ہیں دنیا میں، ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس وقت ایک شخص بیٹھا ریاست پاکستان پر الزام لگائے، تو یہ تو قابل قبول بات نہیں ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج جلسہ ہے عمار صاحب، اسی حوالے سے کیا سچویشن ہے جلسے کی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گراؤنڈ میں جلسہ کیا جا رہا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہاں کوئی نیکسٹ لاہے عمل دیں گے۔ علیمہ خان نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ آپ نے نیکسٹ لاہے عمل دینا ہے۔ کیا اچھا، یہ جو جلسہ ہے، یہ موٹر وے سے آپ اتریں تو ایک چھوٹا سا کرکٹ گراؤنڈ ہے، یہ کوئی بڑا سرکاری کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، نجی کرکٹ گراؤنڈ ہے، بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں، بہت ہی چھوٹی جگہ ہے، اس کے ارد گرد کھیت ہیں، لیکن ان کو کناتے لگا کر اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جو کرسیاں والا ہے، جس نے کرسیاں، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ہمیں تو 6000 کرسی کا آرڈر دیا گیا ہے، اور یہ رات کے وقت لائٹیں لگائیں گے، جس سے لگتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر سوچئے کہ 6000 لوگ عمران خان کے اپنے صوبے میں، جہاں 15 سال سے ان کی حکومت ہے، اگر ٹوٹل نکلنے والے لوگوں کی تعداد 6000 ہے، تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا پریشر، عوامی پریشر بلڈ کر سکیں گے۔ تو پھر تو قیادت سے مایوس ہوئے نا، عمران خان سے تو نہ ہوئے مایوس، اس لیے کہ قیادت تو اپنے کھیل کھیل رہی ہے نا۔ وہاں کے ورکر جو ہیں وہ ذرا اگریسو مائنڈ کے، انہوں نے، وہ چاہتے ہیں کہ مارچ کریں اسلام آباد کی طرف، مار دھاڑ توڑ پھوڑ کریں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کو بہت سی باتیں سمجھ بھی آ گئی ہیں کہ مار دھاڑ نہیں کرنی، ورنہ پھر ان کا حشر بھی علی امین گنڈا پور والا ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی وہاں پہ یہی نعرہ ہوگا، یہی ریکویسٹ ہوگی سہیل آفریدی سے۔ چلیں 8 بجے کے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آئیں گے وہاں، کہ اس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ لاکھوں لوگ موجود ہیں، پھر فوٹو شاپ چلتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس سٹوری کی طرف جاتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، ہلچل مچا دی ان کے بیان نے۔ عمار صاحب، اس کے بعد انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا اور اس میں کہا کہ جنہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا وہ اب خود اپنی گھڑیاں ریسیٹ کرنا شروع ہو۔ کیا کیسے گھڑیاں ریسیٹ؟ بھائی 2 کالم لکھے گئے، انصار عباسی اور سہیل وڑائچ نے، اور وہ محسن نقوی نے جو شوشہ چھوڑا تھا وہ ختم نہیں ہو رہا، اب اس میں مختلف لوگ مختلف حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور کل عظمہ بخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ کاکروچوں کو زیادہ تنگ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف ہی نکل آئیں، کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ اور پھر اس کے بعد محسن یہ سہیل وڑائچ صاحب کالم لکھ رہے ہیں۔ آج سہیل وڑائچ صاحب نے جو کالم لکھا نا، وہ ایک سہیل صاحب علامتی سی چیز لکھتے ہیں، جس میں یہ لکھتے ہیں کہ وہاں جگہ کیا گفتگو ہوئی ہوگی نواز شریف کے ساتھ یا بلاول بھٹو، اور یہ وہ، تو بہت اس میں سے مفہوم اپنے اپنے ڈرائیو کرنے پڑتے ہیں، کوئی اپنی مرضی آپ اس سے جو مطلب نکال لیں۔ انصار عباسی صاحب نے، مجھے یوں لگا کہ تھوڑا غصے میں لکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ان سارے یوٹیوبرز کی بات کی کہ جو یہ ڈیٹس دیتے رہے ہیں کہ یہ حکومت گئی، یہ حکومت گئی، ٹرمپ سے لے کے بجٹ سے لے کے ہر دور انہوں نے یاد کرایا۔ انہوں نے کہا بھائی یہی سب کچھ چلے گا، اسی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حکومت کی صفوں میں ارتعاش ضرور ہے۔ پیپلز پارٹی نے کھل کر بیان دیا، ابھی تک نون لیگ کی مرکزی قیادت کی طرف سے بیان نہیں آیا، ابھی تک رانا ثناء اللہ اور یہ جو ہے خواجہ آصف یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف کی جانب سے کوئی جو ہے، ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب نواز شریف کوئی بیانیہ اختیار کریں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے، میرا گمان ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون اس سارے پلان کے لوپ میں ہے۔
ہو سکتا ہے، ورنہ ان کا ریئیکشن بہت سخت نیچرل تھا نا، جی جی بالکل کہ وہ exactly، ان ایک کا وزیر آ کے- ریئیکشن بڑا سخت ہونا چاہیے تھا، اتنا سخت ریئیکشن نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو صوبوں والی بات ہے وہ تو بن کے رہیں گے صوبے، اور کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا ہے 6 مہینے بعد 1 سال بعد جو بھی ہے، لیکن بننے ہیں صوبے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا جی۔ سکتا، گورننس کے بہت زیادہ فلاح ہیں، چھوٹے صوبے میں گورننس بہتر ہوگی۔ ہاں، exactly۔ اچھا، جو کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ جس پریزنٹیشن سے یہ سارا معاملہ اخذ کیا گیا ہے، اس کے مطابق پاکستان کے 33 صوبے جی بننے جی ہیں، بالکل۔ اور اس میں 10 پنجاب کے بننے ہیں، اور 7 کے پی کے، 7 بلوچستان کے، اور 8 جو ہیں وہ سندھ کے بننے ہیں، اور وہ اس طرح تقسیم ہوگی صوبوں کی، تو ظاہر ہے یونٹ چھوٹے ہوں گے، اس کی گورننس آسانی بہتر ہوگی۔ ساتھ اس پریزنٹیشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے اخراجات بھی کم ہوں گے، عدلیہ کا بل بھی کم ہوگا۔ عدلیہ کی ایک تو عدالتی کاسٹ ہوتی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے جو بہت زیادہ ہے، پھر جو صوبے کا اسمبلی ہوگی وہ بھی کم لوگوں پر 318 ارب کا منافع کہا جا رہا ہے کہ ہوگا۔ لیٹس سی، یہ ابھی خواب ہے، ہم نے حقیقت دیکھا نہیں، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے تو بنیں گے بھائی۔ پریزنٹیشن اگر تیار ہو چکی ہے تو پھر پریزنٹ کرنے والے جو آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے پریزنٹ کریں؟ پریزنٹیشن کر دی بھی گئی ہے، اس کی بنا پر ہی محسن نقوی صاحب نے بیان دیا تھا، اب اس پہ امپلیمنٹیشن کی باری ہے، آج ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، سال بعد ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے جو اس نظام نے فیصلہ کیا وہ کر کے دکھایا۔ بس مارکس رہ گئے ہیں کہ کتنے مارکس ملیں گے اب اس پریزنٹیشن کے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔